लोगों के गायब होने की खबर अक्सर न्यूज में आती रहती है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि जब कुछ लोग सभी मुश्किलों का सामना करके वापस आ जाते हैं, पत्थर की ठंडी पगडंडियों से लेकर भूली हुई पहचान तक। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गायब होकर रहस्यमय तरीकों से वापस आ गए। स्टीवन कुकैबेक। फरवरी 1978 में मिशिगन झील के तट के पास एक ठंड भरे दिन पर स्टीवन कुकैबेक नाम के स्टूडेंट अकेले ही स्कीइंग ट्रिप पर निकले। उन्हें इस तरह की ट्रिप्स पर जाना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्हें इससे पहले भी लेक मिशिगन के पास स्कीइंग करते हुए देखा गया है। वैसे उनके लिए बाकी यात्राओं जैसी ही थी ये, लेकिन उनकी ये कहानी थोड़ी सी अनयूजुअल जरूर है। 21 फरवरी को कुछ सोनमोबिलर्स को गुमनाम क्रॉस कंट्रीज किक्स और एक बैक कैप मिला और उसके पास ही उन्हें 200 यार्ड लंबे फुटप्रिंट्स के निशान मिले जो एक जमी हुई झील की तरफ जाते थे। लेकिन इन निशानों के लौटने के निशान नहीं थे। उन लोगों को डर था कि कहीं कोई आदमी झील में तो नहीं गिर गया, इसीलिए यहाँ पर जल्द ही इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया गया, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। 15 महीनों के बाद स्टीवन कुकैबेक होश में आए, तब उन्होंने खुद को एक मैदान में उन कपड़ों में पाया जिसे वो बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे, और उनके पास एक मैप से भरी बैग थी जिसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे वो अपने पिता के घर तक गए जहां उन्हें उनका परिवार मिला, और अच्छी बात तो ये थी कि उन्हें किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी थी। उन्हें पिट्सफील्ड में होश आया जो उनके गायब होने की जगह से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था, लेकिन कुकैबेक ने किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो आखिरकार वहां तक पहुंचे कैसे, वो भी बिना ओरिजिनल सामान के। कुकैबेक ये भी दावा करते हैं कि उन्हें पिछले 15 महीनों में क्या हुआ था वो कुछ भी याद नहीं था, यहां तक कि उन्होंने पब्लिक से भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उनकी बातें हमारे कई सवालों का जवाब दे सकती थीं, लेकिन लगता है कि ये एक हादसा ऐसा है जिसके बारे में वे भूलना चाहते हैं। तान्या कच। मार्च 21, 2006। पेंसिल्वेनिया के मैकस्पोर्ट शहर में किराने की दुकान के मालिक जो स्पैरिको के लिए एक अलग ही दिन था, क्योंकि निक्की एलन नाम की एक उनकी रेगुलर कस्टमर थी जिनके साथ उसके सो कॉल्ड फादर भी थे। लेकिन उस दिन वो महिला कांप रही थी और उसने धीरे से उस दुकान के मालिक को बस 3 शब्दों में कहा, मैं तान्या कच हूँ। तान्या कच पिछले 10 सालों से मैकस्पोर्ट नाम की जगह से लापता हो गई थी। ये बात 1996 की है, जब वो बस 14 साल की थी। ये युवा लड़की असल में अपने पिता के घर से स्कूल जाते वक्त गायब हुई थी। बहुत छानबीन करने पर भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला और सबने उसके लौटने की आशा छोड़ भी थी। लेकिन बाद में तान्या ने इस बात का खुलासा किया कि उसके स्कूल के 48 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने ही उसको किडनैप किया था और उसका नाम था थॉमस होज। ये वो आदमी था जो उसके साथ उस दिन ग्रोसरी स्टोर पर आया था। तान्या को उस राक्षस ने जबरन अपने घर में बंद कर रखा था और ये जगह उसके पिता के घर से बस 2 मील की दूरी पर थी। पहले 4 साल तो उसे जिस कमरे में रखा गया था वहां से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, और होस्ट ने उसे एक बाल्टी दी जिसे उसे शौचालय के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता था, और जब उसे बाहर निकलने की इजाजत दी गई तो उसके बाल कटवा दिए गए और नाम भी बदल दिया गया। यहाँ तक कि उसे धमकी भी दी गई कि वो उसके बारे में किसी को भी ना बताए। इस आदमी के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि वो अपने बूढ़े माता पिता और एक जवान बेटे के साथ, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी इसकी किडनैपिंग के बारे में मालूम था, पर फिर भी किसी ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उससे कई झूठ बोलकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, लेकिन शुक्र है कि इस बार वो अपनी पहचान के बारे में बताकर बच निकलने में सफल हुई, जिसके बाद होज को गिरफ्तार कर लिया गया और तान्या एक बार अपने परिवार के साथ रहने लगी। कलगी जो उससे बस कुछ ही मील की दूरी पर थे। गैब्रियल नेगी। ये बात है 1987 की, जब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में गैब्रियल नेगी नाम के आदमी ने एक व्यस्त दोपहर को अपनी पत्नी पामिला को कॉल किया और कहा कि वो लंच के लिए घर आ रहे हैं। इसलिए पामिला ने उनके लिए एक स्प्रेड तैयार किया, लेकिन गैब्रियल उसे खाने के लिए कभी आए ही नहीं। इनफैक्ट वो घर कभी नहीं लौटे। कई घंटों तक चिंता करने के बाद पामिला ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन उसकी ये चिंता दहशत में तब बदल गई जब गैब्रियल की गाड़ी रोड के साइड पर जली हुई पाई गई, लेकिन उसके हस्बैंड उस कार में मौजूद नहीं थे। इसीलिए उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों ने पुलिस के साथ मिलकर गैब्रियल की तलाश शुरू कर दी। लेकिन शौक की बात तो 2 हफ्तों बाद हुई, जब पुलिस को पता चला कि गैब्रियल ने 100 मील दूर स्थित बैंक से पैसे निकाले थे, लेकिन अगले 2 दशकों तक किसी ने उनको खोजा ही नहीं। उन्हें मृत घोषित करने से पहले सीनियर कांस्टेबल जॉर्जिया रॉबिन्सन ने एक आखिरी बार उन्हें खोजने की कोशिश की और उनके हाथ एक इंफॉर्मेशन लगी जो ये थी कि रॉन सॉन्डर्स नाम के एक आदमी ने 1600 किलोमीटर दूर मैके शहर में हाल ही में अपनी सर्जरी करवाई थी। लेकिन साथ ही में इस बात का भी पता चला कि उसे गैब्रियल नेगी के नाम से जाना जाता था।
आगे और छानबीन करते हुए रॉबिन्सन ने उस आदमी को कॉल किया ये पूछने के लिए कि क्या उसे इस गायब होने के केस के बारे में कुछ मालूम है। तो उन्हें जो जवाब मिला वो शॉक कर देने वाला था। सॉन्डर्स ने कबूल किया कि वो पिछले 2 दशकों से एक बुरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बेघर थे और सड़कों पर यहाँ वहाँ भटक रहे थे और जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें जो भी काम मिला करता था वो करते रहते थे, लेकिन उन्हें इससे पहले के जीवन के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। ऐसा पता चला कि एक एक्सीडेंट के कारण उनके सिर पर बहुत बुरी चोट लगी, जिसमें उनकी कार भी जल गई थी, जिसके बाद 2 दशक के पहले के इस केस को सेवा इमेंसिया का नाम दे दिया गया। लेकिन भैया यहाँ तो कुछ अजीब ही था। उसे अगर खुद का नाम याद था तो उसने कभी अपने परिवार को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की, या खुद कभी पुलिस के पास क्यों नहीं गया, और मिसिंग पर्सन के तौर पर रजिस्टर क्यों नहीं हुए। खैर जो भी हुआ हो, आज वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन आज भी उनके रहस्य के बारे में किसी को नहीं मालूम। एत्तोरे मेजराना, अगर आपको पता होता कि आपको किसी बुरे काम में उलझाया जाएगा तो क्या आप गायब होने की कोशिश करते? 1938 में शानदार और प्रशंसित वैज्ञानिक एत्तोरे मेजराना बेहद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन्होंने नेपल्स जाने के लिए पालमेरो से बोट पर सवारी तो की, लेकिन जैसे ही बोट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंची, मेजराना वहां से गायब थे। क्रू ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके चढ़ने के रिकॉर्ड्स तो मिले, लेकिन उतरने की नहीं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उस दिन बोट के साथ किसी भी तरह का हादसा भी नहीं हुआ, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो कहीं गिर गए हों। और वे एक कैथोलिक भी थे, इसलिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि वो नदी में कूदकर खुदकुशी करेंगे। आखिरकार उनके बारे में 2011 में पता चला, जब 1955 में अर्जेंटीना में एक तस्वीर ली गई जिसमें मेजराना के चेहरे की समानता के 10 अंक वाले एक व्यक्ति को देखा गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, वो ये है कि वे बूढ़े नहीं हुए थे। अगर ऐसा था तो वे साफल्य अर्जेंटीना कैसे पहुंचे और क्यों? यहां पर कुछ क्रिएटिव थ्योरीज का कहना यह है कि खेल शायद टाइम ट्रैवल का था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लापता होने के समय न्यूट्रिनो मासेस उन्हें न्यूक्लियर वर्क जैसे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए मजबूर कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि उन्हें आने वाले खतरे का एहसास पहले ही हो गया हो और इसीलिए मेजराना को अकेले रहना सही लगा हो, ताकि वे ऐसे घटिया प्रोजेक्ट्स का हिस्सा ना बने। सच में इसे कहते हैं अपनी नैतिकता बनाए रखना। जोडी रॉबर्ट्स, 25 मई 1985 को कोलोराडो के ऑरोरा शहर में एक पुलिस को लोकल मॉल में बुलाया गया, जहां एक मेंटल पेशेंट को कस्टडी में रखा गया था। उस महिला को ये तो याद नहीं था कि वो कौन थी। उसके पास बस एक खाली नोटपैड था और टोयोटा गाड़ी की चाबियां। उसे बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने 4 महीने बिताए और यहां तक कि लोकल प्रेस आउटलेट से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, ताकि उन्हें उनके अतीत के बारे में पता चले, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। और बाद में उन्हें एक नए नाम के साथ जिंदगी बिताने के बारे में उन्होंने सोचा। जेन डी नाम के साथ वह अलास्का में रहने लगी। उन्होंने एक आदमी के साथ शादी भी की और उनके 2 जुड़वा बच्चे थे। लेकिन उनकी सच्चाई का खुलासा 12 साल बाद हुआ, जब डी के एक सहकर्मी ने सिएटल के एक लापता महिला की नए सिरे से खोज के बारे में सुना, जो कि 1985 में गायब हो गई थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि जोडी रॉबर्ट्स थी, जो एक कठोर खोजी पत्रकार थी जो वॉशिंगटन से गायब हो गई थी। उनका परिवार खुश होने के साथ साथ शौक में भी था कि आखिरकार उन्होंने उसे खोज ही लिया। लेकिन इस कहानी के पीछे और भी कई रहस्य हैं। न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स को डाउट है कि उन्हें इतने लंबे समय तक भूलने की बीमारी हुई थी, क्योंकि इसके कारण वे इस वक्त तो एपिलेप्टिक सीजर के स्टेट में होती, लेकिन उन्हें एपिलेप्सी नहीं हुआ। और तो और उनकी वॉशिंगटन के सहकर्मी को यह पता था कि उन्होंने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया था और गायब होने से पहले कई बिल्लियों को ह्यूमन सोसाइटी में छोड़ाई थी। इन सब बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बेताब थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने एमएन6 एपिसोड के बारे में कुछ भी प्रेस को नहीं बताया। ऐसा लगा कि बिल्लियों ने उनकी बोलती बंद कर दी। अगाथा क्रिस्टी, दिसंबर 3, 1926 के एक शाम को मिस्ट्री राइटिंग के लिए प्रसिद्ध अगाथा क्रिस्टी अपनी बेटी के बेडरूम में आई। उन्होंने अपनी बेटी के माथे के ऊपर किस किया और अचानक ही वहां से गायब हो गई। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उनकी गाड़ी इंग्लैंड के गिलफोर्ड में मिली, जिसमें उनका फर कोट और ड्राइविंग लाइसेंस भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गायब होने की कहानी उनकी किसी नॉवेल से ही ली गई थी, लेकिन सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा हो सकता है कि उनके किसी पागल फैन ने उनको किडनैप कर लिया हो, या फिर उन्होंने ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए किया था। 11 दिन बीत जाने के बाद जनता उन्माद में डूब गई, जब हैरोगेट्स ओल्ड स्वान होटल के एक म्यूजिशियन ने पुलिस को कॉल किया और यह दावा किया कि उन्होंने मिस क्रिस्टी को होटल के बॉल रूम में डांस करते हुए देखा था। हालांकि अपने परिवार से मिलने के बाद उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। शायद उन्हें भूलने की बीमारी थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था।
यहाँ तक कि पुलिस को भी उनके गायब होने के रहस्य के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन एक बात जो उन्होंने नोट की थी वो उनका नाम था जिससे उन्होंने होटल में रूम बुक करवाया था, और वो नाम था थेरेसा नील। ये बात सच थी कि उनके पति ने उनसे विश्वासघात किया था और उनका अफेयर नैन्सी नील नाम की एक जवान लड़की से चल रहा था। क्या ये कोई संयोग था? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस सच्चाई का पता चलते ही वो शॉक में चली गई हो, या फिर वो इस धोखाधड़ी के लिए अपने पति से बदला लेना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि असल में हुआ क्या था। एक अच्छा मिस्ट्री राइटर हमेशा अपने खेल को सोच समझ कर खेलता है भाई। ब्रेंडा हाइस्ट। ये बात 2002 की है जब पेंसिल्वेनिया के लीड्स में एक सामान्य दिन था और ब्रेंडा हाइस्ट, जो कि 2 बच्चों की मां थी, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। किचन में खाना डिफ्रोस्ट करने के लिए छोड़ा और यहाँ तक कि कपड़े भी आधे धुले थे। लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। लेकिन लोगों को उनकी कार पार्क में पार्क होने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन बाद में उन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया और कई सालों तक खोजबीन करने के बाद भी लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और आखिरकार 2010 में उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन ये कहानी 2013 में और भी अजीब हो गई जब ब्रेंडा अचानक ही लोगों की नजर में आई। वो खुद ही लार्गो के पुलिस अफसर के पास गईं, उस जगह पर जो उनके घर से 2000 किलोमीटर दूर था। उनके हिसाब से डाइवोर्स की बातें और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वो अपने पड़ोस के पार्क में बैठकर रो रही थीं ताकि 3 बेघर लोग उसके पास आए। फ्लोरिडा ले जाने का उनको ऑफर दिया और कुछ भी सोचे समझे बिना ब्रेंडा उनके साथ चल पड़ी। ऐसा माना जाता है कि उनका दिल टूट जाने की वजह से उनके अंदर ऐसी भावना आई थी, क्योंकि कोई भी इंसान अचानक ही इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। हालांकि ब्रेंडा ने यह दावा किया कि वो पिछले 11 साल से बेघर थीं, लेकिन उसने हमेशा ही अपने अतीत के बारे में झूठ बोला और एक सफाई कर्मी की तरह काम करती रही और अपने क्लाइंट्स के ड्राइविंग लाइसेंस और आइडेंटिटीज चुराती रही। उनकी बेटी मॉर्गन इस बात के लिए कभी भी अपनी मां को माफ करना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि उसने इस बारे में अपनी ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा। मुझे नहीं लगता कि उनका ये फैमिली रियूनियन खुशी भरा रहा होगा। शेरी पापनी। 2 नवंबर 2016 को शेरी पापनी, जो 2 बच्चों की मां थी, वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो ने स्कूल छोड़कर कैलिफोर्निया के रेडिंग में अपने घर के पास जंगल में टहलने चली गई। लेकिन 24 नवंबर को वो अचानक ही सीसीटीवी पर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी, वो भी एक ऐसी जगह पर जो उनके घर से 200 किलोमीटर दूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापनी को जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया था और 22 दिनों के बाद उसे अचानक ही उन लोगों ने कार से फेंक दिया था, वो भी बुरी तरह से मारने और पीटने के बाद। लेकिन उनकी रिकवरी के बाद भी पीछे कई सवाल छूट गए थे। पापनी ने उनके किडनैप के बारे में बताया कि वो 2 महिलाएं थीं, लेकिन उनके कपड़ों पर जो डीएनए मिला वो एक अजनबी आदमी और एक महिला का था। पापनी ने यह भी बताया कि उसकी अपने किडनैपर के साथ हाथापाई हुई थी, जिसके कारण उनके पेट में बहुत बुरे तरीके से चोट लगी थी, लेकिन उनके किसी भी पैर पर चोट का कोई निशान तक नहीं था। ना तो वो उस जगह के बारे में कुछ बता पा रही थी जहां उन्हें किडनैप करके रखा गया, ना ही उस गाड़ी या फिर उस किडनैपर के बारे में। यहाँ तक कि उसकी किडनैपिंग के कई सालों के गुजर जाने के बाद भी कई ऐसी बातें जो कि उसकी किडनैपिंग पर सवाल उठाती हैं। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि लापता होने के समय के दरमियान शेरी मिशिगन में एक व्यक्ति के संपर्क में थी और उसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। लॉ इन्फोर्समेंट एक्सपर्ट केन रियान का मानना था कि यह कहानी पूरी तरह से झूठी थी। उनका कहना था कि उन्होंने अपने करियर के 25 सालों में कभी भी इस तरह का कोई केस नहीं देखा था जहां किडनैपिंग की जाती है और बस 20 दिनों में छोड़ दिया जाता है। उनकी किसी भी बात का कोई सेंस नहीं बनता है। केस के इतने सालों तक बीत जाने के बाद भी आज भी इस केस की असली सच्चाई किसी को नहीं मालूम। इनमें से कौन सा केस आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।